नमस्ते दोस्तों। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारे समाज के उस कड़वे सच का आईना है जिसे हम अक्सर बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। आज के इस गहरे और भावपूर्ण विश्लेषण में हम हिंदी साहित्य के दिग्गज लेखक अमरकांत जी की एक बेहद मर्मस्पर्शी रचना पर चर्चा करेंगे। हम एक मासूम से बाल नौकर बहादुर की पूरी यात्रा को समझेंगे। तो चलिए इस भावुक कर देने वाले सफर की शुरुआत करते हैं। जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए। क्या होता है जब किसी परिवार को अचानक ये एहसास हो कि उन्होंने एक मासूम बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी है, और सबसे भयानक बात, तब तक बहुत देर हो चुकी हो। सच कहूं तो ये कोई मामूली सवाल नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी की आत्मा है। अक्सर हम बिना सोचे समझे किसी पर इल्जाम तो लगा देते हैं, लेकिन जब असलियत सामने आती है ना, तो पछतावे के सिवा हाथों में कुछ नहीं बचता। हमारी आज की चर्चा इसी पछतावे और एक खोए हुए बचपन की त्रासदी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, लेखक और उनकी कहानी। इस बेमिसाल कहानी को लिखा है मशहूर साहित्यकार अमरकांत जी ने। जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश के बलिया में जन्मे अमरकांत जी ने अपनी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पूरी की थी। आपको बता दूं, समाज की जमीनी हकीकत को बिल्कुल बेबाकी से पन्नों पर उतारने में उन्हें महारत हासिल थी। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उनकी इस कहानी बहादुर को अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया गया था। उनकी बाकी रचनाएं भी देखिए, जैसे जिंदगी और जोंक या फिर उनका बालोपन्यास वानर सेना। ये सभी उनकी इसी साहित्यिक गहराई और समाज की समझ को दर्शाती हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए जल्दी से इसके मुख्य किरदारों से मिल लेते हैं, ताकि पूरी तस्वीर साफ हो जाए। इसमें कुल 4 मुख्य चेहरे हैं। पहला है दिल बहादुर, जो हमारा मुख्य किरदार और एक मासूम बच्चा है। दूसरा किरदार स्वयं लेखक का है, जो घर के मुखिया तो हैं, लेकिन पूरे समय काफी उदासीन रहते हैं। तीसरी है उनकी पत्नी निर्मला, जिन्हें अपने सामाजिक रुतबे और दिखावे की कुछ ज्यादा ही परवाह है। और चौथा किरदार है उनका बेटा किशोर, जिसका बर्ताव आगे चलकर इस कहानी को इसके सबसे दर्दनाक मोड़ पर ले जाता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, घर से भागना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि बहादुर को अपना ही घर छोड़ना पड़ा? दरअसल वो नेपाल और बिहार के बॉर्डर के पास रहने वाले एक बड़ा ही चंचल सा बच्चा था। उसके सिर से पिता का साया पहले ही उठ चुका था। एक सुबह अपनी माँ के जबरदस्त दबाव में वो भैंस चराने गया, लेकिन दोपहर होते होते भैंस ने उसे इतना परेशान किया कि उसने खींचकर भैंस को ही बुरी तरह पीट दिया। भैंस भागकर सीधे घर पहुंच गई। अब माँ को लगा कि बहादुर ने बेजुबान जानवर को बहुत मारा है, और गुस्से में आकर उन्होंने बहादुर की इतनी बेरहमी से पिटाई की कि वो बच्चा डर और दुख के मारे उसी शाम अपना घर छोड़कर पूरे 6 मील दूर एक बस स्टैंड पर भाग गया। जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए, 11। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, ये उस बच्चे की उम्र है। जी हाँ, बहादुर महज 11 से 13 साल का एक छोटा सा बच्चा था। सोचिए जरा, जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, बेफिक्र होना चाहिए, उस उम्र में ये बच्चा घर की मार से घबराकर बिल्कुल अकेला अनजान रास्तों पर निकल पड़ा था। अब आते हैं भाग 3 पर, परिवार का झूठा एहसास। तो होता कुछ यूं है कि बस स्टैंड पर लेखक की नजर इस आधे फटे कपड़ों और भूरे जूते पहने बच्चे पर पड़ती है। लेखक उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं। पर क्यों? क्या सिर्फ दया खाकर? जी नहीं, क्योंकि उनकी पत्नी निर्मला को हमेशा से इस बात की शिकायत रहती थी कि उनके रिश्तेदारों के पास तो घर का काम करने के लिए नौकर हैं, जो उन्हें बिस्तर पर ही चाय दे देते हैं, और उनके पास कोई नहीं है। तो देखा जाए तो बहादुर उनके लिए एक इंसान कम और एक जरूरत ज्यादा बन गया था, जो उनके दिखावे की भूख को शांत कर सके। अब जब वो घर आया तो शुरुआत में तो निर्मला ने उसके साथ बहुत ही मीठा व्यवहार किया, बिल्कुल एक हनीमून फेज की तरह। उन्होंने बहादुर से कहा, इसे अपना ही घर समझो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। वो तो अपने पड़ोसियों के सामने भी खूब दिखावा करती थी कि वो बहादुर को नौकर नहीं मानती, उसे बिल्कुल घर के सदस्य की तरह रखती हैं। बेचारे बहादुर को भी लगने लगा कि चलो शायद उसे एक नया सुरक्षित परिवार मिल गया है। लेकिन कहते हैं ना, दिखावा ज्यादा दिन नहीं टिकता। ये प्यार सिर्फ एक छलावा था, और इस छलावे की शुरुआत होती है एक बहुत ही बारीक पर गहरी चोट से। उस बच्चे का असली नाम था दिल बहादुर, यानी एक बहादुर दिलवाला। लेकिन निर्मला ने अपनी सुविधा के लिए उसके नाम से दिल शब्द ही काट दिया। उन्होंने उसे सिर्फ बहादुर बुलाना शुरू कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने बड़ी चालाकी से उस बच्चे की पहचान और उसकी अहमियत को खत्म करके उसे महज एक इस्तेमाल की चीज, एक नौकर बना दिया था। चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की ओर, दुर्व्यवहार का चक्र। शुरुआती दिनों और बाद के हालातों में जमीन आसमान का फर्क आ गया था। जो बच्चा शुरुआत में खुशी खुशी घर का सारा काम करता था, अब वो पूरी तरह से उनके आराम की एक मशीन बन चुका था। परिवार इस 11-12 साल के बच्चे पर पूरी तरह से निर्भर हो गया था, और जैसे जैसे उनकी निर्भरता बढ़ी, उनका व्यवहार भी धीरे धीरे क्रूर होने लगा। आप जरा इस क्रूरता के बढ़ते स्तर को देखिए। निर्मला का बेटा किशोर, जो घर में बड़ी शान से रहता था, उसने अपने सारे काम इस छोटे से बच्चे पे थोप दिए।
रोज जूते पॉलिश करना, रात को मालिश करवाना, ये सब आम बात हो गई। बात यही नहीं रुकी। किशोर ने उसे गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया, और अगर कभी जरा सी भी चूक हो जाए, जैसे एक दिन साइकिल पर थोड़ी सी धूल रह गई थी, तो किशोर ने डंडे से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि जब बहादुर ने रोते हुए लेखक से शिकायत की, तो एक जिम्मेदार इंसान होने के बजाय उन्होंने भी अपने ही बेटे का बचाव किया। और जो रही सही कसर थी, वो बाहर वालों ने पूरी कर दी। एक दिन एक पड़ोसन ने निर्मला को आके ताना मारा कि अरे, नौकर के लिए पतली रोटियां मत बनाओ, आदतें बिगड़ जाएंगी। बस फिर क्या था, निर्मला ने उस भूखे बच्चे को खुद अपने लिए मोटी मोटी रोटियां बनाने पर मजबूर कर दिया। और जब एक रात बहादुर ने दुखी होकर रोटियां नहीं बनाई, तो अगली सुबह निर्मला ने भी उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। मतलब अब पूरा का पूरा परिवार मिलकर उस अकेले बच्चे पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। और अब आता है भाग 5, वो चुराए गए 11 रुपए। ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। रविवार का दिन था, घर में मेहमान आए हुए थे। रसोई में बढ़िया रोहू मछली और देहरादूनी चावल पक रहे थे। हर तरफ हंसी मजाक और गपशप का बड़ा ही खुशनुमा माहौल था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये खुशी एक भयानक तूफान से पहले की शांति है। अचानक इस 11 रुपए की छोटी सी रकम ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। घर आए एक रिश्तेदार ने अचानक हल्ला मचा दिया कि उन्होंने अपनी चारपाई पर 11 रुपए रखे थे, जो अब मिल नहीं रहे। अब जाहिर सी बात है, घर में जब कोई चीज चोरी होती है तो शक की सुई सबसे पहले किस पर जाती है? जी हाँ, घर के सबसे कमजोर और लाचार सदस्य पर, यानी बहादुर पर। बिना किसी सबूत के, महज अपनी सोच और पूर्वाग्रह के आधार पर रिश्तेदारों ने ये बात कह दी। उन्होंने बड़ी आसानी से मान लिया कि नौकर है तो पक्का इसी ने चोरी की होगी। ये दिखाता है कि हमारे समाज में गरीबों को लेकर कितनी गहरी और सड़ी हुई मानसिकता बैठी है। इसकी बात का जो मंजर है ना, वो सच में किसी को भी अंदर तक हिला सकता है। रिश्तेदारों ने पहले तो उस मासूम को 2 रुपए की रिश्वत देनी चाहिए कि वो चोरी कबूल कर ले। जब उसने साफ मना कर दिया, तो लेखक, जो अब तक खामोश बैठे थे, उन्होंने भी आगे बढ़कर बहादुर को तमाचा जड़ दिया। निर्मला ने भी अपना हाथ साफ किया। वो बच्चा फूट फूट कर रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, बाबूजी, माताजी, मैंने पैसे नहीं लिए। लेकिन उस घर में मौजूद एक भी बड़े इंसान ने उसकी आवाज नहीं सुनी। सबने मिलकर उस 11 साल के बच्चे को बुरी तरह तोड़ा। अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 6, खाली हाथ विदाई। अगले दिन जो हुआ, उसने मानो ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पहले से ही खौफजदा बहादुर चुपचाप घर का काम कर रहा था। तभी गलती से उसके हाथ से पत्थर का सिलबट्टा गिरकर 2 टुकड़ों में टूट गया। अब वो पूरी तरह दहशत में आ गया। उसे लगा कि जब कल 11 रुपए की झूठे इल्जाम में उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया था, तो आज तो ये लोग सच में उसकी जान ही ले लेंगे। और इसी खौफ के चलते वो हमेशा के लिए वो घर छोड़कर भाग गया। अब जरा सोचिए, जब लेखक और उनका परिवार घर लौटा और उन्हें पता चला कि बहादुर भाग गया है, तो उनके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया होगा? यही ना, कि वो पक्का घर से कुछ चुरा कर भागा होगा। तो अब इस बड़े सवाल पर आते हैं, क्या वो सच में अपने साथ कुछ ले गया? और यहीं इस विश्लेषण का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सच हमारे सामने आता है। जी नहीं, वो अपने साथ एक सुई तक नहीं ले गया। वो अपने कपड़े, अपने भूरे जूते, अपना बिस्तर, यहाँ तक कि अपनी दिन रात की मेहनत की कमाई भी वहीं छोड़ गया था। बाद में जब सच खुला, तो पता चला कि रिश्तेदार के 11 रुपए कभी चोरी हुए ही नहीं थे। वो तो बस अपनी आदत के मुताबिक बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। लेकिन उनके इस एक झूठ ने एक मासूम बच्चे को हमेशा के लिए बेघर कर दिया। लेखक और उनके परिवार को अपनी गलती का बहुत गहरा पछतावा हुआ। लेकिन क्या फायदा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने सच ही कहा है, खोए हुए इंसान को तो फिर भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन एक बार अगर सहानुभूति और विश्वास टूट जाए ना, तो उसे वापस लाना नामुमकिन है। क्या हमने और आपने भी कभी अनजाने में किसी बहादुर के साथ ऐसा ही व्यवहार किया है? इसी गहरे और चुभते हुए सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने का यह सफर जारी रहना चाहिए। जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।